नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आज का अपना टॉपिक है ज्वालामुखी पे। क्यों मैंने ज्वालामुखी को चुना है आज के वीडियो के लिए? पीछे उसके एक कारण है। जापान में हाल ही में एक ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ है, वॉल्केनो इरप्शन हुआ है। एक ज्वालामुखी जो है वो फूटा है। कहाँ फूटा? ज्वालामुखी फूटा है सकुराजिमा ज्वालामुखी, जापान के अंदर है। जगह भी मैं आपको बताने वाला हूँ मैप के अंदर। तो अभी चर्चा में है ये विषय और आपके एग्जाम में हो सकता है कि वो पूछ ले कि भाई ज्वालामुखी, ये जो नाम दे देगा सकुराजिमा ज्वालामुखी है, ये कौन से देश में स्थित है, कहाँ स्थित है। आपसे वो एरिया के बारे में भी पूछ सकता है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ज्वालामुखी की जब बात कर रहे हैं तो ज्वालामुखी में से खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपके सामने इस खबर की तो चर्चा करने ही वाला हूं। इस खबर के अलावा मैं आपको ज्वालामुखी में ब्लास्ट क्यों होता है ये भी बताऊंगा। ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे हम आज के वीडियो में। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध ज्वालामुखी जो है, वॉल्केनो है, उनकी लोकेशन कहाँ है, कौन से देश में स्थित है, और बार बार जो पूछे जाते हैं, नाम दे देते हैं और पूछते हैं बताओ कौन से देश में है। ये सारी चीजें जो है मैं आज के वीडियो में आपके साथ साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अभी हाल ही में परसों जो है इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कहाँ है ये ज्वालामुखी? पहले लोकेशन देख लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये आपको जापान दिखाई दे रहा होगा। जापान में एक जगह तो सबको पता है, पूरी दुनिया के लोगों को, और वो है नागासाकी। जहां मैंने पेन चलाया वो नागासाकी है। नागासाकी में क्या हुआ था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान पे 2 बम डाले थे। 6 अगस्त को डाला था हिरोशिमा पे, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बॉम्ब गिराया था। ये नागासाकी वही है। इस नागासाकी के बिल्कुल पास में यहां एक जगह है जिसका नाम है सकुराजिमा ज्वालामुखी। एक तरह से आइलैंड है, ये पूरा का पूरा देशी आइलैंड है, द्वीप है। देखो चारों तरफ पानी पानी। तो यहां पे एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देगा आपको। आई थिंक आपको इसमें शायद फोन में तो ना दिखाई दे रहा हो आपके, लेकिन मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूं। यहां पे चारों तरफ पानी है, इसके एक आइलैंड है छोटा सा। यहां ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते के साथ ही क्या हुआ कि जापान की गवर्नमेंट है, उन्होंने घोषणा करी कि भाई इस ज्वालामुखी के इधर और इधर, उस तरफ और इस तरफ रहने वाले 3-3 किलोमीटर तक के एरियाज के लोग जो है ना, वो अपने घर खाली कर दो। क्यों खाली कर दो यार? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, होने दो। देखो, ज्वालामुखी में विस्फोट जो है ना, क्या होता है कि 2 तरीके से। या तो ज्वालामुखी नॉर्मल शांत रह के फूटेगा। शांत में क्या होगा, ये जो हिस्सा देख रहा है आपको, ये चमकता हुआ, इस तरीके से लावा जो है रिश्ता रहेगा बाहर, शांति से, धमाका नहीं करेगा, वो चुपचाप बस निकलता रहेगा, किसी को परेशान नहीं करेगा। ये अच्छा ज्वालामुखी होता है, ठीक है। लेकिन जो आप सामने देख रहे हो, ये देखो यूं ब्लास्ट हुआ है। ये रात की फोटो है, ठीक है। तो उस टाइम पे राख वगैरह तो हट गई थी, बस ये ब्लास्ट जो है, ये लावा उछल रहा था उसके अंदर से, तो उसकी फोटो है। जबकि ओरिजिनल में आपको इसके चारों तरफ जब ब्लास्ट हुआ था तो पूरा एक ऐसा बड़ा बादल दिखाई देगा, मशरूम के जैसा। मशरूम देखा है ना, मशरूम के जैसा। और इस बादल में क्या भरे हुए रहते थे? हर ज्वालामुखी के अंदर राख होगी, धूल के कण होंगे, बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होंगे, लावा होगा, ठीक है, यही सब होंगे, चट्टानों के टुकड़े, ये सब इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी है, इसके अंदर क्या होता है कि अभी मैंने जस्ट बताया, राख धूल कण होंगे, तो पूरा एक बादल बन जाएगा चारों तरफ 2-3 किलोमीटर में, और पूरे एरिया को ढक लेगा। ये जमीन पे भी जाके गिरेगी, राख है, धूल के कण है, प्लस सूरज की रोशनी नहीं आने वाली है। आप जब सांस लोगे तो आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, प्लस जमीन पे जाके गिर जाएंगे तो एक परत बिछ जाएगी। समझ रहे हो? खेती में भी प्रॉब्लम करते हैं ये। प्लस एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये चट्टानों के टुकड़े, फुटबॉल से भी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, शांत वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरा प्रकार है ना, जब वो विस्फोट करेगा तब ये बड़े बड़े टुकड़े बाहर जाके गिरते हैं। डिपेंड करता है ज्वालामुखी कितनी तेजी से फूटा है। जितना तेज इरप्शन होगा उतनी ही दूर ये ज्वालामुखी के टुकड़े जो है जाके गिरते हैं, और इनको हम कहते हैं ज्वालामुखी बम, वॉल्केनिक बॉम्ब कहते हैं हम लोग इनको, ठीक है। ज्वालामुखी बम क्यों कहते हैं? एकदम जलते हुए टुकड़े, आपको आग का गोला आता हुआ दिखाई देगा, और जहां गिरेगा वो खत्म, जिस घर पे गिरा खत्म। तो सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं से होता है। हाँ, लॉन्ग टाइम पे राख और धूल का कण भी जो है ना, आपका बहुत बड़ा नुकसान करती है। खेती में हो या आपके सांस के थ्रू आपके शरीर में पहुंचे, जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है, प्लस सूरज की रोशनी नहीं आती है। कई बार तो वॉल्केनिक इरप्शन इतने खतरनाक होते हैं, 4-4 महीने तक पूरे धूल के कण फैले हुए हैं, राख फैली हुई है, सूरज की रोशनी नहीं आ रही है,
आप कल्पना कर सकते हो उस आसपास के पर्यावरण का क्या हाल होता होगा। हालांकि ये उतना खतरनाक नहीं था कि 6 महीने तक फैला रहे, लेकिन फिर भी आपको धूल के कण हफ्ते भर 10 दिन तो दिखेंगे ही दिखेंगे। और अगर ये रुक रुक के विस्फोट होता रहा तो लंबे टाइम तक दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये जो सारे टुकड़े हैं, राख, धूलकण, चट्टाने, जो कुछ भी इसमें निकलेगा, जलवाष्प, सबको मिला के हम कह देते हैं पायरोक्लास्ट। ठीक है, मिला के कहते हैं इन सबको पायरोक्लास्ट। तो आपको ये याद रखना है पायरोक्लास्ट क्या होता है। अरे भाई कहां से आ रहा है बीच में। ठीक है, ठीक है, इसे कह देते हैं पायरोक्लास्ट। ओके, इतना तो आपको क्लियर आ गया। तो जापान के लोगों ने तो इनके साथ जीना सीख लिया है। वहां अर्थक्वेक, भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, ज्वालामुखी बहुत ज्यादा फूटते हैं, लेकिन वो लोग इनके साथ जीना सीख गए हैं और खुद बहुत आप कह सकते हो अनुशासन में है, डिसिप्लिन है, तो वो लोग हैंडल कर लेंगे इन सब चीजों को। भारत में ये चीजें होती नहीं है। हमारे यहाँ पूरी भारत के अंदर एक ही एक्टिव वॉल्केनो, उसकी बात करूंगा मैं, जिसमें से लावा निकले जा रहा है। बाकी तो हमारे यहाँ वॉल्केनो है ही नहीं, ज्वालामुखी है ही नहीं। जापान में तो बार बार फूटते रहते हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कब फूटेगा। तो ये लोग उसके साथ जीना सीख गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ज्वालामुखी जो है असल में होता क्या है। देखो, कोई खास बड़ी चीज नहीं है ज्वालामुखी। एक छिद्र है, एक पाइप है जमीन के अंदर से ऊपर तक, जिसके अंदर से क्या होता है, लावा, गैस, ज्वालामुखी जलवाष्प हो गए, चट्टानों के टुकड़े हो गए, ये सब बाहर आते हैं। बस ये ज्वालामुखी है। क्या है, ये एक छिद्र है, जमीन है, जो आपकी जमीन के अंदर एक लंबा सा छेद होगा जिसके अंदर से सारा मटेरियल जो है वो बाहर आ सके। ठीक है, इसे हम ज्वालामुखी कह देते हैं। सिंपल ऐसा डायग्राम आप सबने देखा होगा। ठीक है, क्या होता है, ये हमारी यहां तक मान लो जमीन है, ये हिस्सा जमीन का है पूरा का पूरा। चलिए, ठीक है, ये भी जमीन ही है। अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा। हम थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। ठीक है, ये लो, अब एक खाली पेज ले लिया है अपन ने। देखो होता क्या है, आप जब देखोगे ये हमारी जमीन, सपोज करो हम यहां रहते हैं। उससे पहले शॉर्ट में इधर देख लो, पृथ्वी जो होती है उसके सबसे बड़े ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे मेंटल होती है, और ये बीचों बीच में कोर होता है। ये आई थिंक आप सबको पता होगा। हम यहां रहते हैं कोर पे। ठीक है, तो आप यहां बैठे हो, ये लो यहां बिठा देते हैं हंसते हुए, क्योंकि अभी ज्वालामुखी फूटा नहीं है, जैसे ही फूटेगा मुंह उतर जाने वाला है। तो देखो, ये हमारी क्रस्ट है, ये वो हिस्सा है जिसके ऊपर हम रहते हैं। इसी में हम खड्डा करते हैं, इसी में हम कुएं बनाते हैं, यहीं से हमें पानी मिलता है, यहीं से हमें सारे मिनरल मिलते हैं, सारी धातुएं सब यहीं से मिल रही है। ये पूरा का पूरा क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे मेंटल होगा, और आपको यहां पे क्या है, क्रस्ट के नीचे मिलेगा लावा, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा मतलब पिघला हुआ रूप है चट्टानों का, और कुछ नहीं है। चट्टानें जो होती है ना अंदर, या धूल, मिट्टी, चट्टाने, मिनरल सब कुछ, इतना टेम्परेचर है अंदर कि सब पिघल गए। पिघले हुए रूप को हमने कह दिया मैग्मा। तो यहां सारा मैग्मा भरा हुआ रहेगा भाई। ये पूरा हिस्सा जहां मैग्मा भरा हुआ है, इसे हम जनरली कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या कहते हैं भाई, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, याद रखना आप लोग, इसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाएगा। अब देखो आगे, ये वाला जो हिस्सा होता है, अब आप जहां से चाहोगे वहीं से अपन लोग ज्वालामुखी को फोड़ सकते हैं। कहां कैसे फूटे, कारण मैं अभी आने वाला हूं, बट एक बार चीजें देख लो कि होता क्या है। इस पूरे हिस्से के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जब गर्म होते हैं, इस हीट के संपर्क में आएंगे, तो उनके अंदर से क्या होता है, कुछ तरंगे निकलेगी। ठीक है, वो कुछ ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगी। इधर वाली होगी तो भी ऊपर की तरफ जाएगी, टकराएगी फिर नीचे आएगी, ये भी टकराएगी फिर नीचे आएगी। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ऐसे गई, या क्या हो सकता है कि दोनों तरंगे जो है ऐसे से करके ऊपर गई और यहां से टकरा के इधर आ गई, या फिर ऐसे ऐसे गई ऊपर और विपरीत में चली गई। दोनों ही तरीकों में क्या होता है कि आपको यहां दरार दिखाई देगी, एक छिद्र बनेगा, दरार दिखाई देगी। ठीक है, और यहां से ये पूरा मैग्मा जो है इस मैग्मा चैम्बर में भरा हुआ था, इस मैग्मा को मिल गया रास्ता बाहर आने के लिए। ठीक है, और अगर ये हिस्सा कच्चा है, अब कब ब्लास्ट होगा और कब शांति से निकलेगा ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहां से पूरा मैग्मा बाहर निकलता है और इन भाई साहब का चेहरा जो है वो क्या हो जाता है, कुछ ऐसा दिख जाता है, मुंह उतर जाएगा क्योंकि ज्वालामुखी फूट गया। तो जैसे ही फूटेगा
ये लावा जो है कुछ इस तरीके से निकलता है, ऐसे निकलता जाएगा। इसे कहते हैं ज्वालामुखी शंकु, लावा के कारण बना है। और जहां से ये फूटा है कटोरी नुमा एक हिस्सा बन जाता है जिसे कहते हैं क्रेटर। ठीक है, अब देखो इधर, ये हो गया क्रेटर, यहां से लावा निकल ही रहा था। ये आपका एस्थेनोस्फीयर है और यहां सारा मैग्मा भरा हुआ था, ये मैग्मा चैम्बर। अंदर है तो मैग्मा, जैसे ही बाहर आएगा अब हम इसे कह देंगे लावा। जब तक लावा जमीन के अंदर है हम कहेंगे मैग्मा, लेकिन जब हमें दिखाई देने लग गया सामने अब हो जाएगा लावा। ठीक है, ये पूरी जो नली दिखाई दे रही है आपको, इसे ज्वालामुखी पाइप कह देते हैं। ये ज्वालामुखी छिद्र है जिसे हमने क्या कहा, क्रेटर कहा है, इसे कहेंगे क्रेटर। ये लिखा हुआ भी है भाई, ये रहा ज्वालामुखी क्रेटर। इसको क्या कह देते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर कह देते हैं। कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी भयंकर विस्फोट करता है, तो ये छोटा सा जो कटोरी दिख रही है ना, ये बहुत बड़ी हो जाती है और तब हम इसे कह देते हैं कॉल्डेरा। क्रेटर का ही जो फैला हुआ रूप है वो कॉल्डेरा है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मैं जल्दी चलूंगा तो समझ ही नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो हम आराम से इसको समझेंगे। ये पूरा जो शंकु बन रहा है इसे कहेंगे ज्वालामुखी शंकु। ओके, ये कुछ पार्ट्स होते हैं ज्वालामुखी के। अब आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं उसके ऊपर। देखो जी, ज्वालामुखी जो है उसके जनरली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव। तो जो एक्टिव है, जैसे कुछ लोग फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, इसका मतलब फेसबुक जो चला रहा है, सेम इधर है। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से लावा गैस आदि निकलते रहते हैं, एक्टिव है। बस आसान है। भारत में एक ही है, बैरन द्वीप में, और ये कहां है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार, मिडिल अंडमान के पूर्व की तरफ आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में बैरन द्वीप है, वहां हमें भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। ओके, दुनिया भर में कुछ फेमस सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली है इटली के अंदर, एटना है, ये भी इटली में है, कोटोपेक्सी है इक्वाडोर में, और मोनोलोआ है हवाई द्वीप में। ये हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका जो है, अमेरिका का मतलब यूएसए। अगर आप यूएसए को देखोगे तो यूएसए के इस तरफ, मतलब आप देखोगे पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर पड़ता है, यहां पे हवाई द्वीप है, इस हवाई द्वीप के अंदर है मोनोलोआ ज्वालामुखी। ठीक है, अगले प्रकार पे चलते हैं। ये आसान है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं मैं। देखो, अगला है सुषुप्त ज्वालामुखी, वो जो अभी एक्टिव नहीं है लेकिन कभी भी एक्टिव हो सकता है। भालू होता है ना, जैसे बर्फ के अंदर भालू हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सर्दी ज्यादा है, ठंड में पड़े हुए, लेकिन मरा नहीं है वो, 3-3, 4-4, 6-6 महीने तक वो पड़ा रहता है खाके चुपचाप, अपनी हार्ट बीट तक को धीमे कर लेता है। सेम ये दोबारा उठेगा वो, ये भी दोबारा जगेंगे। देखो, ये वर्षों से जो सक्रिय नहीं है, लेकिन विस्फोट भाई साहब कभी भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। सेम वही, आप पोलर बेयर को याद रखो, ध्रुवीय भालू सोता है, कभी भी उठ सकता है, मरा नहीं है। सेम ये भी मरे नहीं है अभी, ये कभी भी जग सकते हैं। देखो, इनके कुछ एग्जाम्पल है, थिसुलिसियस लिख दिया है इन्होंने, ये विसुवियस है, ये लो अभी ठीक है, विसुवियस, ठीक है, विसुवियस, ये भी वही है, टाइपिंग एरर है, थोड़ा इग्नोर कर देना आप। विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, क्राकातोवा इंडोनेशिया और नारकोडम अंडमान निकोबार ये भारत का है। लेकिन कैसा है, अभी इसमें ब्लास्ट नहीं हो रहा है, अभी ये शांति से सोया हुआ है, लेकिन फूटेगा जरूर। हो सकता है हमारे जिंदा रहते ही फूटे या कभी और फूटे, क्योंकि ज्वालामुखी जो है ना, इनके बीच का गैप कोई 10, 20, 30 साल नहीं होता, कभी कभी ये 1000 सालों तक का भी हो सकता है। तो हम लोग उसको किस में रखते हैं, सुषुप्त में ही रखते हैं कि भाई ये कभी भी फूट सकता है दोबारा। वैज्ञानिक जो है ना, खोज करके बताते हैं, रिसर्च करते हैं पूरी कि हाँ भाई ये कभी फूट सकता है। ओके, चलिए लास्ट कौन सा होगा, मृत, कभी नहीं फूटेगा। भालू सोया लेकिन अब नहीं उठेगा, बूढ़ा भालू है बेचारा, मर जाएगा सर्दियों के अंदर, ऐसा मान लो। मृत, इसमें क्या होगा, पुनः उद्गार की संभावना नहीं है। उद्गार का मतलब क्या है, इरप्शन नहीं हो सकता ज्वालामुखी के अंदर, अब दोबारा ब्लास्ट नहीं होगा, वो जगह शांत हो गई है। कौन से, जैसे माउंट पोपा है म्यांमार में, किलीमंजारो है तंजानिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है किलीमंजारो, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है किलीमंजारो कहाँ है, देश का नाम पूछ लेते हैं।
कोहो सुल्तान है ईरान में, चिम्बारोजा है इक्वाडोर में और एकांगुआ है अर्जेंटीना में। ओके, ये तो था ज्वालामुखी के प्रकार, किस आधार पे कि उनमें से ज्वालामुखी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसके आधार पे। अब हम देखते हैं कि उनके अंदर उद्गार किस प्रकार से होता है। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि शांति से फूट रहा है या एकदम से फूट रहा है, तो अब उस पे आए हैं हम लोग। ओके, देखिए दो तरीके से होता है उद्गार हमेशा, या तो केंद्रीय उद्भेदन होगा या दरारी उद्भेदन होगा। देखो क्या होगा कि केंद्रीय उद्भेदन अगर है तो उसमें विनाशात्मक प्लेटों के कारण होगा और इसमें भारी धमाके के साथ उद्भेदन होता है। इसमें होता क्या है, देखिए हमारी पृथ्वी में आप सबको पता है ये जो मैग्मा तैर रहा था अंदर, हमने देखा था ना कि कुछ मैग्मा है, इस मैग्मा के ऊपर कुछ प्लेटें हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, ऐसी कुछ प्लेट्स तैर रही है इसके ऊपर। ये लो जी, ठीक है, कुछ प्लेटें क्या है, तैर रही है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती है, ये लो, जब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ आएगी तो कई बार क्या होता है कि बीच में छोटी प्लेट जो है वो बेचारी फंस के रह जाती है। ये लो, अब ये प्लेटें आएगी और इसके ऊपर यूं इसको दबाने वाली है। ये मजबूत हिस्सा रहेगा, ये भी मजबूत हिस्सा रहेगा, क्योंकि ये कैसी है, बड़ी प्लेट है, ये भी बड़ी प्लेट है, ये बीच वाली ये आपकी छोटी प्लेट है, कमजोर प्लेट है। समझ में आया? तो यहां से क्या होगा, इस मैग्मा अंकल को क्या होगा, मौका मिल जाएगा, क्योंकि यहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हमने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हैं, उनकी संवहनीय तरंगें ऊपर जाती रहती है और उनको मौका चाहिए यहां से तोड़ के बाहर निकलने का। और ये हिस्सा पूरा यहां से आप देखोगे कि यहां ज्वालामुखी विस्फोट होगा, लेकिन पूरी की पूरी प्लेट है तो तोड़ना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहां आपको बड़ा क्रेटर दिखाई देगा, यहां ब्लास्ट होगा बड़ा और ऐसा ऐसा एक क्लाउड बनेगा जिसमें पायरोक्लास्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब पायरोक्लास्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होंगे जिनको हमने ज्वालामुखी बम कहा था, चट्टानों के छोटे टुकड़े भी होंगे जिन्हें हमने लेपिली कहा था। ठीक है, मैंने बताया नहीं होगा आई थिंक आपको, चट्टानों के जो छोटे टुकड़े होते हैं गेंद के जैसे, उनको कहते हैं लेपिली ये, और जो बड़े टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं ज्वालामुखी बम। ठीक है, धूल भी होगी, राख के कण भी होंगे, जलवाष्प भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, कार्बन डाई भी होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। बस इतना याद रखना, ऑक्सीजन नहीं होगी। कई बार पूछा गया कि भाई ऑक्सीजन भी निकलती है क्या, नहीं निकलती, सबसे ज्यादा निकलती है जलवाष्प। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा, विनाशात्मक प्लेटें जो है पास आएगी और पास आने के कारण छोटी प्लेट तोड़ के ये पूरा ज्वालामुखी बाहर निकलेगा और धमाके के साथ फूटेगा, जैसा हमने कहां देखा, सकुराजिमा में देखा, जापान में। ठीक है, छोटी प्लेटें हैं प्रशांत के बीच में और एशिया वाली के बीच में। समझ में आ रहा है ना आपको, या वापस पीछे लेके चलूं, बता ही देते हैं। देखो जापान ये है, यहां पे प्रशांत महासागर है, ये इधर पूरा का पूरा, और ये इधर आ गया एशिया महाद्वीप। बीच में छोटी छोटी प्लेटें हैं प्रशांत के बीच में, यहां बार बार ब्लास्ट होता है, इसीलिए इस पूरे एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। याद आ रहा है, अटलांटिक के आसपास का पूरा हिस्सा जी। चलिए वापस से अपने टॉपिक पे चलते हैं। यहां तक आ गए थे हम लोग। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हवाई तुल्यन ज्वालामुखी, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी, ये सब कैसे है, विनाशात्मक प्लेटों वाले, मतलब ये एकदम से फूटते हैं क्योंकि बीच में छोटी प्लेटें, उनको ज्वालामुखी जो लावा है अंदर अंदर जब लावा होगा तो मैग्मा कहेंगे, याद रखना। तो जो मैग्मा है वो जोर लगाता है और लावा के रूप में बाहर निकलता है, तो आपको सकुराजिमा जैसा ब्लास्ट देखने को मिलेगा। अब अगले में क्या होगा, अगला है दरारी उद्भेदन, ये दूसरा प्रकार है। दरारी उद्भेदन इसका बिल्कुल उल्टा है, मिटा दूं मैं इसको। इसमें क्या था कि दो प्लेटें पास आ रही थी, यहां होगा ये फिर से मैग्मा भरा हुआ है अंदर, जिसको हमने एस्थेनोस्फीयर कहा था। ये सारे चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कभी ना कभी पूछी जाती है। इसमें होगा ये दो प्लेटें हैं पास पास, जैसे एक प्रशांत वाली प्लेट मान लो, एक एशिया की प्लेट मान लो ऐसा है। ये प्लेट इधर की तरफ बढ़ेगी, ये प्लेट इधर की तरफ बढ़ेगी। तो जब दोनों प्लेटें दूर जाएगी तो बीच में गैप होगा कि नहीं होगा, दरार आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी ना। तो यहां से होगा ये कि मैग्मा जो है उसको मौका मिलेगा और वो इस दरार के सहारे सहारे बाहर आ जाएगा,
उसको अलग से जोर लगाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लेटें खुद ही मूव हो रही है, प्रेशर नहीं लगाना। दूसरे वाले में क्या था, केंद्रीय उद्भेदन में क्या था, प्लेटें पास आ रही है और बीच वाली प्लेट फंस गई है। अब मैग्मा देख रहा है कि जोर लगा के तोड़ दूं और निकल जाऊं बाहर, बैलेंस बना के रखना है ना। जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, सीटी प्रेशर को निकालेगी और मेंटेन रखती है, वैसे ही पृथ्वी के अंदर पूरा मैग्मा भरा हुआ है। अगर वहां से ज्वालामुखी नहीं फूटेंगे तो एक दिन पृथ्वी फूट जाने वाली, पूरी की पूरी लेयर फूट जाएगी। तो ज्वालामुखी को फूटना बहुत जरूरी है, तभी तो अंदर का टेम्परेचर और अंदर का घनत्व मेंटेन रहेगा, अदरवाइज रहेगा ही नहीं। ऐसा आप पूरा पैक कर दोगे, ज्वालामुखी नहीं फूटेंगे तो अंदर संवहनीय तरंगे प्रेशर बढ़ाते जाएगी, घनत्व वगैरह सब बिगड़ जाने वाला, और एक दिन आप देखोगे कि पूरा का पूरा क्रस्ट ही बिगड़ जाएगा। तो पृथ्वी जो है अपने आप को मेंटेन रखती है बार बार ज्वालामुखी के जरिए। तो यहां से ज्वालामुखी जो है ब्लास्ट होगा, लेकिन ये शांत वाला है और यहां लावा धीरे 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 बाहर निकलता जाएगा। तो आप देखोगे कि यहां एक नई सतह का निर्माण हो जाएगा, इसीलिए इसको रचनात्मक प्लेटें कहते हैं। यहां रचना होती है एक नई प्लेट की, एक छोटी नई प्लेट बन जाएगी। जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे, एक्टिव वॉल्केनो रहेगा, कई सालों तक लावा निकलता जाएगा, प्लेटें अपनी एक दूसरे से दूर जाती जाएगी, बीच में एक नया फ्लोर बनता जाएगा। ये जो फिनोमिना है इसको इंग्लिश में कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समुद्र तल जो है वो बढ़ जाता है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए, तो रचनात्मक प्लेटों के कारण होता है बिल्कुल शांति से उद्भेदन, लावा अपना काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्लेटें दूर होती जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे लावा पठारों का निर्माण होता है, जो मैंने अभी बताया, लावा निकलेगा, ठंडा हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ बनेगा पूरा लावा पठार। ओके, एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज। अटलांटिक महासागर में आप साउथ की तरफ देखोगे, आज घर पे जाके मतलब आपको जैसे क्लास ओवर होगी उसके बाद में इसको सर्च करना। अटलांटिक महासागर के अंदर दक्षिण की तरफ आपको पूरी की पूरी एक चट्टान दिखाई देगी उभरी हुई, वो लावा का पठारी है। मतलब अटलांटिक की प्लेटें थोड़ी दूर हुई थी, बीच में से लावा ऊपर आ गया और पूरे एरिया को उसने कवर कर लिया, और वहां आप उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज। ये ऐसा का ऐसा गूगल में टाइप कर देना, इमेज आ जाने वाली है गूगल के ऊपर, आप देखोगे आपको बड़ा अचंभा होगा कि यार समुद्र में ये कैसे आया, कैसे आया। अब आप बता सकते हो भैया यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, लेकिन शांत वाला दरारी उद्भेदन था, प्लेटें दूर हो रही थी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अब दुनिया के जो ज्वालामुखी है उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, ये वो है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, इक्वाडोर करके कंट्री है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है स्ट्रोम्बोली को कहते हैं, स्ट्रोम्बोली के अंदर से लावा निकलता रहता है और भूमध्य सागर में ये है चमकता हुआ दिखाई देता है, तो आपको लाइट हाउस की तरह लगता है। प्रकाश स्तंभ का मतलब है लाइट हाउस। तो जो पुराने नाविक होते थे उनको पता लग जाता था कि भाई मुझे उस तरफ जाना है, इटली उधर है। ठीक है, चलिए, क्रेटर से बनी झील ओरेगन लेक है यूएसए के अंदर। क्रेटर क्या होता है अभी पता है ना आपको, जहां से ज्वालामुखी फूटेगा वहां एक कटोरी नुमा हिस्सा बन जाएगा, ऐसा उसे हम कह देते हैं क्रेटर। जब ज्वालामुखी वहां से फूटना बंद कर देगा, मृत हो गया, तो ये हिस्से में क्या होगा भाई, पानी भर जाएगा बारिश का, झील बन जाएगी। ठीक है, तो ओरेगन झील। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व, अब भी बताया जैसे प्रेशर कुकर में से सीटी निकल के सब कुछ मेंटेन रहता है, वैसे ही प्रकृति का सेफ्टी वॉल्व है ज्वालामुखी। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप कहां है अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जस्ट बताया था मैंने। ठीक है, चलिए, अब दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके हमारे छोटे एग्जाम्स का मतलब सिविल्स को छोड़ के जितने भी एग्जाम में सब में पूछे जाते हैं। चलिए, क्योंकि नौकरी तो नौकरी सिविल्स की है, मुझे ऐसा लगता है जॉब एक ही है दुनिया में, बाकी सब तो हम नौकरियां कर रहे हैं, ऑफिसर तो वही होता है। चलिए, एक है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर के अंदर है, अभी जस्ट बात करी थी। माउंट एटना पीछे हम देख चुके हैं, इटली के अंदर है। स्ट्रोम्बोली भी इटली के अंदर ही है, दोनों के दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है। और अभी हमने देखा भी था, प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं ना, जस्ट पीछे अभी बताया मैंने, देखो ये रहा। स्ट्रोम्बोली को प्रकाश स्तंभ बोलते हैं भूमध्य सागर का। भूमध्य सागर में इटली में स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, तो चमकता हुआ दिखाई देता है, तो नाविक वगैरह समझ जाते हैं कि भैया इटली इधर है, इधर चलना है अपने को। ठीक है,
विसुवियस ये भी इटली में है, और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अधिकतर एग्जाम में जहां ज्वालामुखी के क्वेश्चन आए हैं, ये तीनों को बार बार देखा है, पूछते रहते हैं कि कौन सा कहां है, लोकेशन पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते डिटेल में। कोह सुल्तान ईरान में है, शांत हो गया है, ठीक है, शांत का मतलब मर चुका है अभी, वहां पे पूरा फ्लोर दिखाई देता है जमा हुआ एकदम। माउंट फ्यूजियामा जापान में है, सक्रिय है, जापान में काफी सारे हैं छोटे मोटे। मोनालोआ हवाई द्वीप में, किलीमंजारो तंजानिया में, और एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में। शांत का मतलब है मृत, ये मर चुके हैं, तो आप यहां घूमने जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुषुप्त वाले में मत चल जाना। कहीं तुम नारकोडम चले जाओ घूमने आप अंडमान निकोबार में, उसका कोई भरोसा नहीं है। सेल्फी लेते लेते कब आप और आपका फोन दोनों ही लावा में मिलकर धरती की गहराइयों में पहुंच जाओ, कोई भरोसा नहीं है, वहां पे कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन शांत वाले में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब था मेरी तरफ से आज के वीडियो में। अब इसके अंदर एक नया टॉपिक जो है, एक नया ज्वालामुखी ऐड हो गया है, सकुराजिमा, क्योंकि वो अभी करंट का क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले सकुराजिमा ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है या जापान के कौन से हिस्से में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। मैं अभी मतलब पूरा ज्वालामुखी हमने कवर नहीं किया है, लेकिन एक जो कॉमन हमारे एग्जाम्स में आता है उतना ज्वालामुखी मैंने कवर कर लिया है, छोटी छोटी चीजें छोड़िए, लेकिन आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।